कहानी की शुरुआत होती है यूएस के आर्मी कैप्टन गैरी शेरिडॉन से, जो कि बाकी से मिलने आया है। कैप्टन बाकी से सवाल करता है, इतिहास का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? जिस पर बाकी कंफ्यूज होकर बताता है, उसके फादर के अलावा साइबेरियन टाइगर और लायन। कैप्टन बताता है, इतिहास का सबसे ताकतवर जानवर टी-रेक्स डायनासोर है। कैप्टन उसको एक न्यूज़पेपर देते हुए ये बताता है कि ये आदमी टी-रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर है और वो चाहता है बाकी इससे जरूर मिले। अब पास्ट में दिखाया जाता है कुछ खोजकर्ताओं को रॉक सॉल्ट में टी-रेक्स डायनासोर और एक इंसान एक साथ मिले हैं। नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर एल्बर्ट पेन ये बताते हैं कि अब तक सबको ये लगता था कि इंसान इस धरती में 7 बिलियन सालों से हैं, लेकिन असल में वो जुरासिक युग से हैं। और इस खोज के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये खोज सारी थ्योरीज को गलत साबित करेगी और इतिहास पे सवाल खड़ा होगा। उनका साथी एलन सवाल करता है, क्या पिकल फिर से जिंदा हो सकता है? जिस पर प्रोफेसर पेन बताता है, सन 2000 में न्यू मैक्सिको के प्रोफेसर रसल बिरलैंड को खोज के दौरान पानी की कुछ बूंदे सॉल्ट रॉक के रूप में मिली, जो कि लगभग 250 मिलियन साल पुरानी थी। जांच के दौरान उन्होंने पाया यह असल में समंदर का पानी है, जिसमें 250 मिलियन साल पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म संरक्षित हैं। प्रोफेसर ने उन्हें सही तापमान में रखकर सही न्यूट्रिशन दिए और लगभग 120 दिन बाद वो वापस हिलने लगे। पिकल के शरीर में कई सारे पल्स इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और उसे जुरासिक युग के अनुसार एक उपयुक्त तापमान में रखा गया है। प्रोफेसर पेन उसे 90 दिनों से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। एलन को चॉकलेट खाते समय मीट खाने का मन करता है, तभी उसे आइडिया आता है और वो भागते हुए लैब जाता है जहाँ टी-रेक्स डायनासोर को रखा गया था। प्रोफेसर पेन ये देख के चौंक जाता है कि पिकल के पेट में टी-रेक्स डायनासोर के टिश्यू मौजूद थे, जिसका मतलब है पिकल ने टी-रेक्स का शिकार किया था। उत्साह से भरा एलन टी-रेक्स का मीट पकाने लगता है, जिसकी महक से 200 मिलियन साल की लंबी नींद में सोया हुआ पिकल आखिरकार उठ जाता है। पिकल को सामने पाकर एलन के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। पिकल उसकी प्लेट में पड़ा मीट एक ही बारी में निकल जाता है और उसे सूंघने के बाद वहां से जाने लगता है। एलन ड्रॉअर में पड़ी हुई गन निकाल लेता है। पिकल खतरे को महसूस करता है और गुर्राते हुए एलन की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ये देख के वो उस पे गोली चलाता है, लेकिन पिकल तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। एलन घबराते हुए उस पर कई गोलियां बरसाता है, लेकिन पिकल पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उन 9 mm की गोलियों को तेजी से सीधा एलन की तरफ फेंक डालता है, जिसमें से एक गोली उसके कंधे में जा लगती है। एलन जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसे पकड़कर सीधा दीवार की तरफ जा फेंकता है। एलन किसी तरह बचते हुए लैब के गेट के पास पहुंच उसे खोलने लगता है, पर इतने में ही पिकल वहां आ जाता है। पिकल की नजर लैब के गेट के अंदर जाती है और वो एलन को छोड़ सीधा लैब के अंदर जाता है, जहाँ टी-रेक्स को पाकर वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलन उसे लैब में कैद कर देता है। अब उस बिल्डिंग को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और पुलिस को बुलाने के लिए प्रोफेसर पेन एलन को बुरी तरह डांट लगाता है। इतने में गुस्से से भरा पिकल बिल्डिंग की दीवार तोड़ बाहर निकलता है और पुलिस की गाड़ी को उठाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब पुलिस ये झूठ बोलकर आर्मी को वहां बुलाती है कि एक आतंकवादी न्यूक्लियर वेस्ट आइसोलेशन प्लांट में घुस गया है। आर्मी इस मिशन में जाने के लिए खुश थी, क्योंकि ये सही मौका था जब वो अपना हाल ही में तैयार किया गया नया हथियार मल्टीपर्पज बैटल मशीन टेस्ट कर सकती है, जो कि कई सारे शेरों का सामना, मिलिट्री टैंक्स को तबाह, यहाँ तक कि एक स्वेटर भी बुन सकती है। प्रोफेसर पेन आर्मी के ऑफिसर से ये विनती करता है कि पिकल का जिंदा रहना मानव जाति के लिए जरूरी है और इसकी जान किसी भी देश के प्रेसिडेंट से कई ज्यादा कीमती है। नोबेल प्राइज विनर होने की वजह से आर्मी का ऑफिसर उनकी बात मान लेता है और पिकल को ना मारने का वादा करता है। अपने युग को इस नए युग से बचाने के लिए पिकल मल्टीपर्पज बैटल मशीन का सामना करता है और एक ही पंच में उस मशीन को तोड़ डालता है। कैप्टन इस बात से हैरत में आ जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और महान यूएस आर्मी एक जंगली आदमी को नहीं रोक पा रही। कैप्टन की उसके प्रति इज्जत बढ़ जाती है। कैप्टन अपने पूरे कपड़े उतार कर पिकल के सामने बैठ जाता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसे उसके जैसे लोगों के पास ले जाएगा। पिकल उसकी भाषा न जानने के बावजूद भी उसकी बात समझ जाता है और उसके साथ जापान के लिए निकल पड़ता है। अब प्रेजेंट में बाकी और कैप्टन लाइव न्यूज देख रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है पिकल जापान लैंड कर चुका है और नौजवान फौजियों का घेरा उसके साथ चल रहा है। 2 मीटर से भी ज्यादा उसकी लंबाई देख सभी वहाँ चौंक जाते हैं और उसकी ताकत महसूस कर बाकी के चेहरे में पसीना आ जाता है। लाइव न्यूज एंकर अब रिपोर्टर आइजावा को डायनासोर के युग से आए आदमी से बात करने के लिए कहते हैं। रिपोर्टर आइजावा भागते हुए उसकी तरफ बात करने के लिए जाती है। पिकल अपनी जानवर प्रवृत्ति को रोक नहीं पाता और आइजावा को जकड़ लेता है। सारे फौजी उस पर हमला करते हैं, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। सभी वहाँ उसकी जानवर प्रवृत्ति देख शौक में आ जाते हैं और उसे कोई रोक नहीं पाता। इस घटना को देख पूरे जापान को समझ आ जाता है ये जिद में आ गया तो आर्मी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरे जापान में तहलका मचाने के बाद पिकल वहीं जमीन में सो जाता है। अब प्रोफेसर पेन एक थ्योरी को समझाते हुए बताता है 100 मिलियन साल पहले जब डायनासोर इस
धरती पर हुआ करते थे। तब एक विशाल मिटियोर इस धरती पर आकर गिरा, जिस कारण वातावरण में धूल के बादल बनने लगे और सूरज की रोशनी रुक गई। कुछ समय बाद धरती का पारा 270 डिग्री तक गिर गया, जिस कारण कई सारे प्राणी बर्फ की चपेट में आ गए और धरती के फट जाने की वजह से ये जमीन में धंस गए, जहाँ इनके ऊपर रॉक सॉल्ट की परत जम गई, जिस वजह से ये आज भी संरक्षित हैं। रॉक सॉल्ट के अंदर उन्होंने टीआरएक्स और पिकल को पाया, लेकिन टीआरएक्स के जख्मी होने के कारण वो उसे बचा नहीं पाए। पिकल के दूसरे युग से होने की वजह से उसके लिए इस युग के नियम और कानून उसकी समझ से बाहर हैं, इसलिए वो सही गलत का फर्क नहीं समझ सकता। अब मिलिट्री बेस के गेट के बाहर जनता पिकल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। तभी अचानक यूजिरो हानमा वहाँ आकर गेट की तरफ बढ़ता है, जिस पर फौजी उसे आगे बढ़ने से मना करते हैं। वहीं रेत्सु चुपके से मिलिट्री बेस में घुस जाता है। अंदर जाके वो पाता है कोशो भी यहाँ पहले से मौजूद है। अब जैक पानी के अंदर से, डोपो डायनासोर के अंदर से और एक एक करके सभी फाइटर्स गोकी, कात्सुमी और जाकू निंजा की तरह चुपके से बाहर निकलते हैं और सभी फाइटर्स यहाँ पिकल को देखने आए हैं और मौका मिले तो वो इससे लड़ना भी चाहेंगे। वहीं बाहर यूजिरो की बॉडी से निकल रही आग को देख अचानक से दोनों फौजी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं और तीसरा फौजी उन्हें रोकने के बजाय खुद को मारने लगता है। ये देख के प्रोटेस्ट कर रही जनता चौंक जाती है। यूजिरो गेट के पास आकर उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है और तीनों फौजी रुक जाते हैं। यूजिरो बताता है उनका फैसला सही था, अगर वो लड़ने के बजाय भागने का फैसला करते तो वो उनको मार डालता और अगर वो उस पे हमला करने की कोशिश करते तो भी मारे जाते। यूजिरो उनकी जान बख्श देता है और गेट को अपने हाथों से बीच से तोड़ चौड़ में अंदर बढ़ने लगता है। अब जैक लात मारकर सो रहे पिकल को जगा देता है। पिकल बड़े आराम से बाहर आता है। वहीं यूजिरो को आने से सभी चौंक जाते हैं। यूजिरो उसका भविष्य में स्वागत करता है और बाकी फाइटर्स को ये कहकर बेइज्जत करता है कि बदसूरती के सभा की विजेता टीम भी यहाँ मौजूद है। कात्सुमी उसे ये कहकर टोकता है कि उसके कहने का ये मतलब है कि वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, जिस पर यूजिरो यह कहकर उसे अपमानित करता है कि उसकी हरकतों की वजह से कोई भी कात्सुमी को आसपास नहीं देखना चाहता, ना तो वो ना ही बाकी और यहाँ तक कि उसके फादर भी। यूजिरो कात्सुमी को ये कहकर और किलसा देता है कि उसे पता है कि वो पिकल को नहीं हरा सकता, फिर भी वो अपने फादर को खुश करने के लिए यहाँ आया है। कात्सुमी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो यूजिरो पे किक से हमला करता है, लेकिन वो ये देख के चौंक जाता है कि उसके शू की लेस यूजिरो के हाथों में है। वो लेस को उसके मुंह पे फेंक उसे किसी कोने में अकेले खेलने को कहता है। यूजिरो पिकल से मिलने के लिए आगे बढ़ता है और ग्लास के बने प्रिजन को सिर्फ चलते हुए बड़ी आराम से पार कर डालता है। यूजिरो पिकल को कहता है कि वो पुराने युग का योद्धा है, पर यहाँ लोगों ने उसका नाम अचार के ऊपर रखा है। अगर वो उसकी बात नहीं समझ सकता तो भावनाओं को समझने की कोशिश करे, जैसे एक बच्चा बिना बोले अपनी माँ के प्यार को समझता है। पिकल अपना पेट भरने के लिए सबसे ताकतवर जानवर डायनासोर का शिकार करता था। अगर बात पेट भरने की होती तो वो किसी को भी खा सकता था, पर उसने उस समय के सबसे विशाल और ताकतवर जानवर डायनासोर का शिकार करना चुना। इसी वजह से यूजिरो उससे मिलने आया है। यूजिरो उसकी तरफ अपना फीस्ट बढ़ाता है। जैसे ही पिकल अपना फीस्ट उसके फीस्ट से टच करता है, उसे महसूस होता है कि यूजिरो किसी खूंखार डायनासोर से कम नहीं है और उसकी एक्साइटमेंट तुरंत बढ़ जाती है। वो अपनी ताकत का जोर लगाकर यूजिरो को हमला करने के लिए उकसाता है, पर तुरंत ही पिकल हवा में पलट जमीन में जा गिरता है। साथ ही यूजिरो को भी पीछे धक्का लगता है। अब पिकल दोबारा खड़ा होता है और ये देख वहाँ सभी फाइटर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी अचानक आर्मी उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर यूजिरो को बाहर आने के लिए कहती है। अब यूएस कमांडर हेनरी यूजिरो को सल्यूट कर उससे विनती करता है कि वो मानवता की भलाई के लिए पिकल को ना मारे और यहाँ से लौट जाए। यूजिरो एक शर्त में वहाँ से जाने के लिए मान जाता है, अगर वो बाकी फाइटर्स को भी वहाँ से जाने दे। आर्मी बाकी फाइटर्स को मिलिट्री बेस से 10 किलोमीटर दूर सही सलामत छोड़ देती है। रूमिना बाकी से सवाल करता है क्या वो पिकल को हरा सकता है, जिस पर बाकी ये कहकर टाल देता है कि उस जंगली का जिंदा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो इतिहास की एकमात्र अमूल्य प्रजाति है। रूमिना इस बात से हैरान होता है, बाकी 100 किलो के प्रेइंग मैंटिस से लड़ चुका है, तो आखिर क्यों वो टी-रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर पिकल से लड़ना नहीं चाहता। बाकी इस बात का खुलासा करता है कि उसकी रुचि दुनिया के हर दूसरे फाइटर से लड़ने में नहीं है, उसे बस अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका चाहिए, क्योंकि वो धरती के सबसे ताकतवर आदमी है। रूमिना बताता है बाकी जब भी अपने फादर के बारे में उससे बात करता है तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है और ये सुनकर बाकी हैरत में आ जाता है। दूसरी तरफ पिकल का मन एक ही ख्याल से विचलित था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसे इतना याद है जब उसने थोड़ा जोर लगाया तब अचानक से वो हवा में गोल घूमकर नीचे गिर गया। उसने जितनों का भी अब तक सामना किया है ऐसा कुछ किसी ने उसके साथ नहीं किया, लेकिन यूजिरो ने उसे एक नया अनुभव दिया, जिस वजह से पिकल काफी खुश होता है। वहीं बाकी रेत्सु से मिलकर उसे कुंफू सिखाने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन रेत्सु ये कहकर उसे मना कर देता है कि उसे बाकी में
में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये सुनकर बाकी पूरी तरह चौंक जाता है। रेत्सु उसे समझाता है पिछले कुछ दिनों से उसकी दिलचस्पी किसी में भी नहीं है और ना ही उसका काम में मन लग रहा है और ये सब जुरासिक युग से आए उस जंगली पिकल की वजह से हो रहा है। रेत्सु उससे लड़ने के लिए बुरी तरह तड़प रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है 4000 साल से चली आ रही हर टेक्निक जो उसने सीखी है उनका सामना पिकल कैसे करता है। कैप्टन अब इस बात से परेशान है। पिकल ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया और वो बस पानी में जिंदा है। प्रोफेसर पेन बताता है पिकल एक शिकारी है और वो अपने शिकार को खुद मारकर खाना पसंद करता है। पिकल के सामने अब तक सबसे ताकतवर जानवर बुल, बियर और लॉयन को लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी, बल्कि उल्टा वो डर के मारे भाग गए। अब पिकल के सामने 490 किलो के खूंखार साइबेरियन टाइगर को लाया जाता है जिसकी लंबाई 4.7 मीटर है और उसे 5 दिनों से भूखा रखा गया है। साइबेरियन टाइगर को अपनी तरफ आते देख पिकल खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसे मार डालता है। ये देख प्रोफेसर पेन समझ जाता है जो कोई भी पिकल पे हमला करेगा वो उसकी नजरों में उसका खाना होगा। हर जगह पिकल के बारे में सुन बाकी काफी इरिटेट होता है। वहीं रेत्सु अपने लड़ने की तड़प को रोक नहीं पाता और तोकीगावा से मिलकर ये कहता है कि वो पिकल का खाना बनने को तैयार है। अब रेत्सु पिकल का सामना करता है और पिकल के एक ही वार से वो सीधा एरिना के बाउंड्री में जा गिरता है। रेत्सु को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ ताकत से उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने हर पैतरों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। पिकल उसे मारने के लिए दौड़ता है लेकिन रेत्सु अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे जमीन पर गिरा देता है। सब वहाँ ये देख चौंक जाते हैं कि पिकल रो रहा है। रेत्सु लगातार 6 किक उसके चेहरे पर मारता है पर वो ये देख के हैरत में आ जाता है कि उसका दिमाग चक्कर खाने के बजाय वो अभी भी सीधा खड़ा है। अब पिकल के दोनों हाथ पड़ते ही रेत्सु कुछ समय के लिए होश खो देता है। पिकल अब उसे उठाता है और अपने दांतों से उसे काट कर उसका मांस अलग कर देता है। वहाँ सभी के होश ये देख के उड़ जाते हैं कि पिकल उसका वो मांस खा गया है। रेत्सु अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे पंच मारता है पर एक बार फिर वो उसका मांस खाने लगता है। रेत्सु किसी तरह अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब होता है और इस बात से हैरान होता है कि उसके पंचेस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। रेत्सु अब अपने दोनों जूते उतार लेता है और उसकी गर्दन पर किक मारता है लेकिन पिकल का हाथ पड़ते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। 4000 साल पुरानी टेक्निक्स पिकल के खिलाफ काम नहीं आती, जिस कारण रेत्सु की आंखें भर जाती हैं और वो मार्शल आर्ट्स की इज्जत बचाने के लिए वो उन सभी टेक्निक्स का त्याग कर देता है। रेत्सु पे उसके इमोशन हावी हो जाते हैं और वो पागलों की तरह उसे पंचेस मारने लगता है पर इसका कोई असर नहीं होता। पिकल जैसे ही उसको मारने वाला होता है रेत्सु की बॉडी खुद ब खुद कुंफू का यूज कर अपने आप को डिफेंड करने लगती है। रेत्सु समझ नहीं पाता टेक्निक का त्याग करने के बाद भी उसकी बॉडी इसका यूज क्यों कर रही है। अचानक रेत्सु को एक आवाज सुनाई देती है और वो पाता है उसके पीछे एक विशाल सी किंग रेत्सु खड़ा है जो कि उसकी अंतरात्मा है। विशाल सी किंग रेत्सु की बातें उसके अंदर जोश भर देती हैं और अपनी मार्शल आर्ट्स पे भरोसा करके रेत्सु की ताकत में इजाफा होता है और वो पिकल को अलग अलग टेक्निक से मारना शुरू करता है। अब उसके एक कोने पड़ते ही वो जमीन में ढेर हो जाता है। सबको लगता है पिकल हार गया पर प्रोफेसर पेन बताता है पिकल की सर्वाइकल स्पाइन आम लोगों के मुकाबले कई गुना बड़ी और मोटी है और ऐसी स्पाइन सिर्फ जंगल के 4 पैरों वाले विशाल जानवरों की होती है और इससे ये पता चलता है पिकल इंसान में इवॉल्व होने से पहले 4 पैरों वाला जानवर था। अब पिकल अपने 4 पंजों में आ जाता है और इस पोज को देख रेत्सु को याद आता है ऐसा पोज लॉयन लेता है जब शिकार उसके सामने होता है। इस टेक्निक से उसने टी-रेक्स को हराया है और इसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपने जानलेवा दुश्मनों पे ही करता है। पिकल तेजी से आगे बढ़कर उस पे घातक वार करता है और रेत्सु को हरा देता है। अब पिकल की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं और वो अपने शिकार को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख तोकीगावा उसे रोकने का प्रयास करता है पर पिकल उसे मार के दूर फेंक देता है। अपने शिकार के लिए बुरा महसूस करते हुए वो रेत्सु की एक टांग खाने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर पेन उसे बेहोश कर डालता है। रेत्सु की आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपनी नाकामी के बारे में सोच खुद को काफी कोसता है। तभी बाकी भी वहाँ पहुंच जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि पिकल ने सच में उसकी टांग खा ली है और ये खबर हर फाइटर्स तक पहुंच चुकी है। अब बाकी को याद आता है उसके फादर अक्सर ये मुहावरा कहा करते थे, लड़ाई में आदमी को जिंदा खा जाना, और उनके कहने का मतलब बाकी को आज समझ आया। पिकल को अब समझ आ जाता है कि वो बिना कपड़ों के शहर में नहीं घूम सकता, इसलिए वो ताकेशी कैनोमोजी नाम के फाइटर्स के कपड़े छीन लेता है। अब सड़क पार करते समय एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और पिकल उस ट्रक को पूरी तरह तबाह कर डालता है। अचानक उसे खाने की स्मेल आती है और वो देखता है अंदर ट्रक के खूब सारा मीट है और भूखा पिकल उस मीट पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ कात्सुमी इस बात से परेशान होता है कि उसके फादर डोपो ने उसे बिना सोचे समझे शिनशिनकाई कराटे स्कूल का चेयरमैन बना दिया। कोई भी उसे काबिल नहीं समझता। वो यूजिरो द्वारा किए गए अपमान को सही मानता है क्योंकि उसने अपने फादर की तरह ना ही नाम कमाया और ना ही आज तक कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए वो पिकल से लड़ने का फैसला करता है और अपने कराटे स्टूडेंट्स को उसकी लोकेशन का पता लगाने को कहता है।
अब कात्सुमी के स्टूडेंट पिकल को ढूंढ उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ हानियामा आ जाता है। हानियामा के गैंग का मेंबर कात्सुमी के स्टूडेंट को चाकू दिखाकर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो उसे किक मारता है, जिस कारण चाकू उड़ते हुए पिकल के हाथ में पहुंच जाता है और हानियामा भी तुरंत उस चाकू को पकड़ लेता है। दोनों अब अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं, जिस कारण चाकू बीच से टूट जाता है। पिकल एक हाथ मार के हानियामा को दूर फेंक देता है और ये देख के उसकी गैंग का मेंबर पिकल पे हमला कर देता है, पर पिकल उसका हाथ पकड़ के तोड़ डालता है। अब पिकल वहां से जाने लगता है, पर हानियामा उसका रास्ता रोक डालता है। पिकल अपनी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर हानियामा अपनी जगह से नहीं हिलता और ये देख के उसे उस डायनासोर की याद आती है, जिसकी ताकत बिल्कुल हानियामा जैसी थी। अब अपनी फोर्स से वो पिकल को खदेड़ते हुए पीछे ले जाता है। हानियामा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और ठोकरें खाकर उनसे सीखा है, इसलिए आज उसके पास गॉड जैसी ताकत है, जो कि उस समय के डायनासोर में भी ना हो। अब पता चलता है असल में बाकी के कहने पर हानियामा ने पिकल को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि वो उसे सामने से देखना चाहता था। अब सभी वहाँ इस इंतजार में थे कि दुनिया के सबसे ताकतवर टीनेजर बाकी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो उसे किक से मारेगा या फिर उसका गला जकड़ लेगा। पर वहाँ सभी के होश ये देख के उड़ जाते हैं कि बाकी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। पिकल की बॉडी भागने, कूदने और शिकार करने में माहिर है और ये सिर्फ फाइटिंग के लिए ही बनी है, और ऐसी खूबसूरती देखने के लिए ही बाकी उससे मिलना चाहता था। पिकल अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है और यूजिरो की सेम टेक्निक का यूज उस पे करता है। बाकी ये देख के चौंक जाता है कि उसने आकिडो के मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली है। बाकी के अंदर दौड़ रहा हानमा परिवार का खून खौल जाता है और वो तुरंत उसे जोरदार किक मार डालता है। अब कात्सुमी के स्टूडेंट उसे सारी बात बताते हैं कि पिकल बाकी और हानियामा को अपने साथ ले गया है। अब टोकुगावा बाकी को बताता है पिकल उन्हें एरिना में इसलिए लेके आया है क्योंकि वो उससे लड़ना चाहता है। पिकल अचानक से जोरदार वार करके बाकी को सीधा एरिना के पार पहुंचा देता है और पिकल खुशी के मारे नाचने लगता है। टोकुगावा ये देख के दुखी हो जाता है कि बाकी एक ही पंच में हार गया, इसलिए पिकल के खाने से पहले वो उसे यहाँ से लेके जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कात्सुमी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तभी रेत्सुमा आता है और पिकल को हराने के लिए कात्सुमी को ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है। पिकल से हार का स्वाद चखने के बाद बाकी गहरी सोच में डूबा है। वो अपने फादर की नकल करता है कि उसके फादर ये खबर जानकर ये कहेंगे कि बाकी की धुलाई तो होनी ही थी, क्योंकि वो बिना लड़ाई की तैयारी करे उससे मिलने गया, ये सोचे बिना कि जब वो उससे मिलेगा तो क्या करेगा। भले ही वो मेरा बेटा हो, पर मैं उसकी तैयारी की कमी से निराश हूँ। दूसरी तरफ टोकुगावा यूजिरो को ये समझाने की कोशिश करता है कि बाकी ने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी, जिस पर यूजिरो भड़कते हुए ये कहता है टोकुगावा की अकल उम्र के साथ कम हो गई है। अपना बेस्ट देना, जान लगाना, पूरी कोशिश करना, ये सब बहाने लूजर लोगों के होते हैं। इन शब्दों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी लाइफ ये बहाने सुने हैं जिनसे यूजिरो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका है। यूजिरो टोकुगावा को धमकी देता है अगर उसने फिर कभी ऐसे लूजर की उसके सामने तारीफ करी तो वो अपनी बची कुची जिंदगी भी गवा देगा। बाकी की रातों की नींद उड़ चुकी है और उसे पूरा भरोसा है उसके फादर इस समय उसे एक लूजर कह रहे होंगे। पिकल के एक किक से ही बाकी को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया है और जिस लेवल तक बाकी पहुंचना चाहता है वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन पिकल की मदद से वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है। वहीं शिनशिन का कराटे स्कूल में रेत्सु कात्सुमी को बताता है उसके सिर्फ मैग पंच मूव ने ही उसे आज तक चौंकाया है। इस मूव की ताकत पैरों की उंगलियों में पैदा होती है। इस ताकत को एंकल ऊपर पुश करते हुए घुटनों की तरफ पहुंचाते हैं। घुटनों से ये ताकत हिप्स और वहां से रीढ़ की हड्डी से होते हुए कंधों तक, फिर कोहनी, कलाइयों से होते हुए आखिरकार मुट्ठी तक पहुंचती है। और रेत्सु ने देखा था कात्सुमी ने हानियामा के खिलाफ इस मूव का यूज किया था। रेत्सु बताता है उसने इस मूव को कई बार प्रैक्टिस किया है, पर कभी किसी के खिलाफ उसने यूज नहीं किया। कुंफू के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो इस मूव का असली मास्टर बन पाया है, और रेत्सु चाहता है कात्सुमी भी इस मूव का मास्टर बने और इसकी मदद से पिकल को हराए। दूसरी तरफ प्रोफेसर पेन बताता है उन्होंने क्लोरोफॉर्म के 140 डजन बैरल का यूज एरिना में किया है ताकि पिकल यहाँ से बाहर ना जा सके। कैप्टन को इस बात के लिए बुरा फील होता है कि पिकल आखिर एक इंसान है और उसके अंदर भी फीलिंग है, लेकिन फिर भी उसे गिनी पिग की तरह यूज किया जा रहा है। टोकुगावा बताता है पिकल अगर भागना चाहता तो भाग सकता था, पर वो अपनी मर्जी से यहाँ रुका हुआ है क्योंकि उसे समझ आ गया है यहाँ उसे भरपूर खाना और लड़ने के लिए अपोनेंट मिलते रहेंगे। टोकुगावा को पूरा भरोसा है कि पिकल नींद से जागने के बाद भी यहाँ से नहीं भागेगा। तभी अचानक पिकल अपनी नींद से उठ जाता है। टोकुगावा चिल्लाते हुए पिकल को कहता है उसके लिए खाना जल्द आ जाएगा और अगर वो कुछ देर और सोना चाहे तो सो सकता है। अब सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि पिकल वापस सो गया है। दूसरी तरफ बाकी पिकल को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और वहीं कात्सुमी रेत्सु को ये बता रहा है कि बुलेट और जेट प्लेन के चलने पर जो शॉक वेव पैदा होती है ऐसी ही वेव मैक्स स्पीड के चलने पर दिखती है। सिर्फ बुलेट और जेट प्लेन ही ऐसी सुपरसोनिक स्पीड से गुजर सकते हैं। कात्सुमी आगे बताता है एक इंसान ऐसी
सुपरसोनिक स्पीड सिर्फ चाबुक की मदद से हासिल कर सकता है। टोस से लेके फिश तक 10 जॉइंट्स का सही यूज करने पर मैक्स स्पीड को सरपास किया जा सकता है, लेकिन मैक्स स्पीड की रफ्तार 1207 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी हर जॉइंट्स को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्विस्ट होना चाहिए। इसलिए कात्सुमी को यह असंभव लगता है। रेत्सु बताता है बैकबोन की मदद से इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी में 31 जॉइंट होते हैं और उनमें से 17 जॉइंट्स एक साथ तेजी से ट्विस्ट होते हैं, यानी टोटल 27 जॉइंट्स की मदद से मैक्स स्पीड को सरपास कर सकते हैं। कात्सुमी इस मूव को घातक बनाने के लिए इसमें स्पीड के साथ वजन भी जोड़ने का सुझाव देता है। वो बताता है इंसान की बॉडी का सबसे भारी हिस्सा सर होता है और इसके भार को हाथों के साथ मिलाकर कराटे का परफेक्ट मूव पियर्सिंग न्यूकेट को हासिल किया जा सकता है। आज से कई साल पहले एक जापानीज फाइटर चाइना गया था और वहाँ उसने कई मार्शल आर्टिस्ट से लड़ाई लड़ी, पर आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया और वो आदमी असल में डोपो ओरोची था। डोपो ने वहाँ से लौटते हुए एक सर्कस से एक बच्चे को खरीदा जो कि उससे भी ज्यादा अच्छे मूव जानता था, और वो बच्चा और कोई नहीं कात्सुमी ओरोची है। तभी अचानक वहाँ काकू आ जाता है जो कि 146 साल का बेहतरीन कुंफू मास्टर है। वो बताता है जिस मूव की वो बात कर रहे हैं वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। काकू उन्हें अब एक सुपरसोनिक स्पीड का डेमो दिखाता है कि असल में एक परफेक्ट मूव होता गया है। वो बताता है कि उन्हें 27 जॉइंट्स के इस्तेमाल को भूलना होगा और सिर्फ अपने हाथ और कंधे पर ध्यान देना होगा। कात्सुमी के ये जानकर होश उड़ जाते हैं कि काकू ने अपने हाथ को सिर्फ इमेजिनेशन से सुपरसोनिक स्पीड में बदल डाला। अब कात्सुमी अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है और लगातार इमेजिनेशन का अभ्यास करता है। डोपो काकू का शुक्रिया करता है कि वो उसके बेवकूफ बेटे की मदद करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। काकू बताता है वो उसके सिखाए गए नए पंच को पूरी तरह सीख गया है और शायद अब वो उसे भी हरा सकता है। कात्सुमी अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और अपनी इमेजिनेशन से वो अपनी पूरी बॉडी को रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल देता है। ये नई ताकत उसे एक अलग एहसास कराती है। वो इस पंच की ताकत को पूरी तरह रिलीज करता है जिससे पूरी बिल्डिंग कांप उठती है। इस ताकत को बाकी भी दूर से महसूस कर लेता है। रुमीना बाकी से सवाल करता है आज वो किससे लड़ने वाला है, जिसके जवाब में बाकी कहता है उसका अपोनेंट यहाँ जल्दी आ जाएगा। कैप्टन भी बाकी के अपोनेंट को देखने के लिए उत्सुक है। रुमीना समझ जाता है कि वो अपने अपोनेंट को इमेजिन करेगा। दूसरी तरफ कात्सुमी टोकिगावा से अनुरोध करता है कि वो पिकल का खाना बनना चाहता है। टोकिगावा 2 शर्तों में उसकी बात मान लेता है कि उसे सुबह 6 बजे मैच के लिए आना होगा और लड़ाई अंडरग्राउंड एरिना में नहीं बल्कि बास्केटबॉल स्टेडियम में होगी। कात्सुमी अब स्टेडियम में पहुंचकर हैरान हो जाता है कि 55,000 लोग इतनी सुबह उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं क्योंकि उनका लीडर आज बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। अब लड़ाई शुरू होती है और पिकल कात्सुमी पे हमला करने के लिए दौड़ता है। कात्सुमी एक ही बार में उसके 5 अलग अलग हिस्सों में मारकर उसे दूर फेंक देता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कात्सुमी अब कई गुना ताकतवर हो गया है और पिकल की धुलाई कर रहा है। पिकल अब मुस्कुराने लगता है और भागते हुए कात्सुमी को एक जोरदार किक मारता है। कात्सुमी की बॉडी पूरी तरह हिल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ट्रक ने उसे टक्कर मारी हो। पिकल अब कात्सुमी को खाने की नजर से देखता है और उसका शिकार करने के लिए अपना पोज बनाता है। ये पोज देखकर बाकी को याद आता है उसके फादर भी इसी पोज का यूज करते हैं। कात्सुमी अब उसके बेहद करीब आकर उस पर जोरदार वार करता है और इस दर्द को झेल पिकल को वो दिन याद आता है जब टी-रेक्स ने अपनी टेल से उस पर वार किया था। सब ये देख के चौंक जाते हैं। पिकल अपने घुटनों में बैठ चुका है। पिकल ने अपनी 190 मिलियन साल की जिंदगी में पहली बार इतना खौफनाक दर्द महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे टी-रेक्स की पूंछ सीधा उसके पेट में जा लगी हो। कात्सुमी को पता था मैक्स स्पीड पंच से पिकल जैसा राक्षस भी ढेर हो सकता है, पर इसका सेम नुकसान इसके यूजर को भी होता है। अब पता चलता है कात्सुमी के हाथ से खून बह रहा है। पिकल दोबारा कात्सुमी पे हमला करने की कोशिश करता है, पर कात्सुमी एक बार फिर उसे मैक्स स्पीड पंच से ढेर कर डालता है। कात्सुमी के शरीर से अब खून बहने लगता है। ये देख प्रोफेसर पेन बताता है ये खून उसकी बॉडी द्वारा साउंड बैरियर को तोड़ने की वजह से आया है। जब कोई जेट तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा का रेसिस्टेंस भी उतनी तेजी से बढ़ता है, और जब जेट की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे को पार करती है तो ये साउंड बैरियर को तोड़ डालती है और उससे बना प्रेशर ऑब्जेक्ट को तोड़ डालता है। प्रोफेसर पेन बताता है उन्होंने ऐसे कई केस देखे हैं जिनमें भारी से भारी मेटल से बने प्लेन भी इस प्रेशर को झेल नहीं पाए, और ये सेम चीज कात्सुमी के साथ हुई है। उसके साउंड बैरियर को तोड़ते ही वो ये प्रेशर झेल नहीं पाया। पिकल एक बार फिर हंसते हुए खड़ा हो जाता है। ये देख कात्सुमी अपने नए मूव को यूज करने का फैसला करता है। वो अपने हाथ को चाबुक में बदलकर पिकल पे एक करारा वार करता है जिससे पिकल हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं कि इस मूव के कारण कात्सुमी के हाथ का मांस पूरी तरह निकल चुका है और उसकी हड्डियां दिख रही हैं। काकू ये देख के खुश हो जाता है कि इस नौजवान ने कुंफू को 50 साल और आगे पहुंचा दिया है। कात्सुमी की ऐसी काबिलियत देख वहाँ सभी उसके लिए जोरों से चीयर करते हैं। अब पता चलता है पिकल वहाँ सो रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं। प्रोफेसर पेन बताता है कात्सुमी ने अपने आप को काफी नुकसान पहुंचा दिया है और अगर जंगल के नियम के अनुसार देखा जाए तो पिकल अपने घात
घायल अपोनेंट की सांसें रुकने का इंतजार कर रहा है। कात्सुमी समझ जाता है पिकल उसको खाने वाला है और वो तुरंत ही उसके पैर में झपट जाता है। कात्सुमी का इतना खून बहने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। पिकल उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देख तोकीगावा इशारा करके उस पर बंदूक तनवाता है, लेकिन डोबो से ये कहकर रोक देता है कि उसका बेटा अपना वादा पूरा करेगा। तब पिकल अपने शिकार के लिए पे करने लगता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसके अंदर भी दया भावना है। बिना उसकी भाषा समझे वो समझ गया कि उसने जी तोड़ मेहनत कर अपने छोटे से शरीर को सींग, पंजे और नोकीले दांत जितना ताकतवर बनाया है, और इस ताकत के लिए उसने अपने शरीर के साथ साथ बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है, और ये अचीवमेंट एक आदमी के लिए अमूल्य है। पिगल उसे बिना खाए वहां से लौट जाता है। सारे मेंबर्स अपने लीडर के आगे झुक उसके लिए सम्मान अदा करते हैं। वहीं डोबो को अपने बेटे पे गर्व होता है कि वो अपने आप को साबित कर चुका है। अब हॉस्पिटल में रेत्सु कात्सुमी से मिलकर ये बताता है कि उसने लड़ाई में पिकल को कांटे की टक्कर दी है, जिस वजह से वो जेलस महसूस कर रहा है। अब बाकी भी वहाँ पहुंच जाता है और कात्सुमी उसे उसका अधूरा काम पूरा करने की बात कहता है। दूसरी तरफ यूजिरो सड़क पे चल रहा था, जहाँ सारे लोग उसे रुक रुक कर देख रहे थे। उसकी मौजूदगी से वहाँ सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते में डोबो उसका रास्ता रोकता है और उससे कुछ बात करने के लिए उसे एक बार में ले जाता है। डोबो बताता है यूजिरो द्वारा उस दिन अपमान करने पर कात्सुमी के अंदर बदलाव आना शुरू हुआ और वो उसका शुक्रगुजार है। यूजिरो बताता है कि बनने को तो एक बिल्ला भी शेर बन सकता है, पर जो बदलाव उसने डोबो के बिगड़े हुए बेटे के अंदर देखा है शायद ही किसी और के अंदर उसने देखा हो। पर डोबो ने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोबो समझ जाता है कि उसकी असल में गलती क्या है। वो उम्र के साथ काफी नरम हो गया है। यूजिरो से पूछता है उसने ये गलती आखिर कर कैसे दी, जिसके जवाब में डोबो बताता है अपने बेटे की काबिलियत और तरक्की देख वो अपने बाप होने का कर्तव्य भूल गया। एक बाप को अपने बेटे से कभी नरमी से पेश नहीं आना चाहिए, और यही चीज मार्शल आर्ट्स भी सिखाती है। डोबो ने कई लोगों को ये सीख दी है, पर जब बात अपने बेटे पे आई तो वो नरम हो गया। दूसरी तरफ बाकी अपनी इमेजिनेशन से पिकल को सामने लाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तब भी रेत्सु वहाँ आता है और बाकी उससे पूछता है कि पिकल कितना ताकतवर है, जिसके जवाब में रेत्सु बताता है उससे लड़ने के बाद भी वो उसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया है। ये सुनकर बाकी के लड़ने की तड़प और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फैसला करता है कि कल सुबह वो पिकल का किस्सा खत्म कर देगा। ये बातें सुन रेत्सु को बाकी के अंदर उसके फादर यूजिरो हानमा दिखाई देते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे खुद पोगर से बात कर रहा है। वहीं जैक हानमा भी पिकल को चुनौती देने पहुंच गया है। जैक हानमा को देखते ही पिकल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैक भागते हुए आता है और एक जोरदार पंच पिकल को मारता है, जिससे पिकल की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जैक जानता था पूरी ताकत से उसके सर में पंच मारने पर भी पिकल के दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो कहता है पिकल के पूरे शरीर की बनावट एक जंगली भैंस की तरह है, और सबसे खास चीज उसके ये दांत हैं जो कि उसके पंच मारने पर भी नहीं टूटे। पिकल ने अपने दांतों से डायनासोर का शिकार किया होगा, इसलिए जैक उसे यह आजमाने के लिए कहता है कि किसके दांत ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि जैक ने भी अपने दांतों को ऐसा बनाया है कि वो उससे पूरे एक नारियल का कचूमर बना सकता है। भले ही पिकल उसकी बातें नहीं समझ सकता था, लेकिन जैसे एक बच्चा अपनी माँ के एहसास को समझता है वैसे ही वो उसके एहसास को समझ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं। इसी दौरान बाकी तोकीगावा को कॉल करके ये बताता है कि कल वो पिकल से लड़ना चाहता है, जिस पर तोकीगावा ये कहता है कि उसने कॉल करने में देर कर दी है। बाकी ये जानकर चौंक जाता है कि पिकल जैक से लड़ रहा है, और वो एक बार फिर बेइज्जत महसूस करता है कि फिर से उससे पहले कोई और पिकल से लड़ने पहुंच गया। पिकल जैक को अपने दांतों की पकड़ से इधर उधर घुमाकर दूर फेंक डालता है। तोकीगावा ये देख के चौंक जाता है कि पिकल ने जैक का चेहरा खा लिया है, और वो उसका मांस चबा के निकल जाता है। लेकिन जैक अब हंसने लगता है। जैसे ही पिकल उसके करीब आता है, जैक घूमकर एक जोरदार पंच उसके जबड़े में दे मारता है। जैक को समझ नहीं आता कि उसने कई दुश्मनों से लड़ाई करी है और एक ही पंच में कईयों के जबड़े तोड़ डाले हैं, पर पिकल पे इसका कोई असर नहीं हुआ। पिकल अब वापस उसी पोज में आ जाता है जिससे उसने रेत्सु को बुरी तरह घायल किया था। बाकी और रेत्सु दौड़ते हुए जैसे ही एरिना में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें ये देखकर खुली की खुली रह जाती हैं कि जैक ने उसके खतरनाक मूव को डिफेंड कर लिया है। दरअसल जैक ने अपनी जिंदगी में जितने भी ड्रग्स लिए थे उनका असर आज देखने को मिला। 20 मीटर दूर गिरने के बाद भी पिकल वापस लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। दोनों की लड़ाई देख बाकी को एहसास होता है कि उसने यहाँ पहुंचने में देर कर दी है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो दर्द महसूस कर रहा था। जैक पिकल का सर पकड़ उसे सीधा जमीन में पटक डालता है और कहता है इस युग के लोग उससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। वो उसे बुरी तरह मारकर ये बताता है यहाँ असल में बॉस कौन है। जैक ने महंगा खाना, शराब, पैसा और हर तरह की अय्याशियों को त्याग डाला क्योंकि उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी। उसने दिन रात ट्रेनिंग करी, कई तरह के ड्रग्स अपने शरीर में डाले, यहाँ तक कि वो मरने वाला था, लेकिन उसे ताकत और सबसे विशाल शरीर चाहिए था। इसलिए उसने अपनी हड्डियों
हड्डियों को सर्जरी से लंबा कराया और ये सब हासिल करने के लिए उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद ताकत हासिल करना है और इसके लिए वो आज तक दिन रात मेहनत करता आ रहा है। जैक आधुनिक युग का योद्धा है और वो पिकल को यहाँ राज करने नहीं देगा। सब वहाँ ये देख के चौंक जाते हैं। जैक ने पिकल के कान को दांतों से काट कर अलग कर दिया है। पिकल गुस्से से बुरी तरह भर जाता है। जैक पिकल को कई बार मारने की कोशिश करता है पर पिकल तेजी से उसके हर वार को डॉज कर लेता है। जैक को समझ नहीं आता कि वो इतने वार कर रहा है पर फिर भी उसे चोट क्यों नहीं लग रही। पिकल का ये मूव इतना तेज था कि डायनासोर झांक कर भी उस पर हमला नहीं कर सकते थे। अब पिकल लगातार जैक को मार मार कर उसका मुंह तोड़ डालता है और उसे सीधा दीवार में जा फेंकता है। पिकल अपनी तीसरी जीत की खुशी में नाचने लगता है और फिर जैक को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे जैक एक जहरीली बी की तरह नजर आता है और वो वापस लौट जाता है। आज से कई साल पहले जब पिकल बच्चा था तब उसने पहली बार एक छोटे दुश्मन का सामना किया। बी को मारने के बाद जब उसने उसे खाया तो उसका पूरा शरीर हिल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर ज्वालामुखी फट गया हो और वो पूरा समय दर्द से तड़पता रहा। पिकल कई घंटों तक हिल नहीं पाया और उसके दिमाग में ये बैठ गया कि कुछ चीजें मरने के बाद भी नहीं मरती। पिकल समझ गया जैक भी उन्हीं में से एक है और वो अभी भी जानलेवा है, इसलिए पिकल उसके करीब नहीं जाता और डर के मारे उसके पसीने निकलने लगते हैं। बाकी और टोकीगावा समझ नहीं पाते आखिर पिकल जैक से डर क्यों रहा है। टोकीगावा जैसे ही उसके करीब जाकर उसे छूता है जैक तुरंत हमला कर डालता है। टोकीगावा की हाइट कम होने के कारण वो बच जाता है और चौंक जाता है कि बेहोश होने के बाद भी उसकी बॉडी ने हमला कर डाला। बाकी ये देख घबरा जाता है। अगर पिकल उसके करीब चला जाता तो जैक की दोनों उंगलियां उसके कान के पर्दे फाड़ डालती और शायद वो उसके मेडुला ऑब्लोंगाटा को भी बर्बाद कर डालता। और अगर ऐसा होता तो जैक ये लड़ाई जीत जाता। जैक ने अपनी बॉडी के हर सेल को इस तरह ट्रेन किया था कि वो अपने दुश्मन को बेहोशी की हालत में भी मार सकता था। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर टोकीगावा को ये बताते हैं कि जैक की सर्वाइकल स्पाइन को काफी नुकसान पहुंचा है पर वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जैक हॉस्पिटल से भागकर दोबारा पिकल से लड़ने पहुंच जाता है। वो पिकल के चेहरे पे लगातार 5 किक मारता है, लेकिन पिकल लड़ने के बजाय डर के मारे भागने लगता है क्योंकि उसने आज तक ऐसे आदमी को नहीं देखा जो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो गया हो। पर पिकल का डर जल्द ही खत्म हो जाता है और उसकी प्राइड उसे वापस लड़ने के लिए कहती है। वो जैक के चेहरे पे जोरदार पंच मार के उसे हवा में घुमा देता है और जैक सीधा मुंह के बल जा गिरता है। एक बार फिर जैक की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो फिर से पिकल से लड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार बाकी उसका रास्ता रोक डालता है। वो समझाता है कि जैक उसे कभी नहीं हरा सकता। जब वो बेहोश हो गया था तब पिकल ने उसे उल्टा लटका कर टांग डाला ताकि जब वो होश में आए तो भूख लगने पर उसे जिंदा खा सके। ये सुनकर जैक पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब टोकीगावा यूजिरो को बताता है। बाकी वहीं एरिना में बिना कुछ खाए पिए पिकल के सामने बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कि कब पिकल रिकवर होगा और उसका मुकाबला करेगा। पिकल दुनिया के अब तक के 3 बेस्ट फाइटर्स को हरा चुका है और उसे नहीं लगता कि बाकी उसे हरा सकता है। ये बात सुन यूजिरो भड़क जाता है और बताता है उन तीनों फाइटर्स के पास वो चीज नहीं है जो बाकी के पास है। बाकी की रगों के अंदर उसका खून दौड़ रहा है और वो हानमा परिवार का वारिस है। टोकीगावा डरते हुए कहता है जैक भी उनका ही वारिस था, जिसके जवाब में यूजिरो कहता है उसके खून में मिलावट है और अगर उसकी रगों में यूजिरो का खून दौड़ रहा होता तो वो ये लड़ाई कभी नहीं हारता। टोकीगावा यूजिरो से सवाल करता है क्या वो खुद पिकल का मुकाबला नहीं करना चाहते, जिस पर यूजिरो बुरी तरह भड़क जाता है और तबाही मचाते हुए कहता है बाकी के होते हुए वो क्यों लड़ेगा। भले ही बाकी दिखने में छोटा है पर वो कमजोर नहीं है। उन दोनों की किस्मत में लड़ना लिखा है और जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी उनमें से जो भी जिंदा बचेगा उसे यूजिरो जिंदा खा जाएगा। अब कुछ साइंटिस्ट द्वारा पिकल को खाने के लिए टी-रेक्स का मीट दिया जाता है। भूखा पिकल खाना देखते ही उस पर टूट पड़ता है। वो मीट का कुछ हिस्सा बाकी को ऑफर करता है और दोनों पेट भर के इसे खा लेते हैं। अब लंबा इंतजार करने के बाद बाकी का सब्र टूट जाता है और वो पिकल के पास आकर उसे उकसाने की कोशिश करता है। पिकल तुरंत ही भड़क जाता है और बाकी पे टूट पड़ता है। बाकी उसे हाई राउंड हाउस किक मार कर नीचे गिरा देता है। रैत्सु बताता है पिकल का पेट भरा हुआ है और बाकी उसे ये बताना चाह रहा है कि जानवर खाने के लिए लड़ते हैं पर हम इंसान इज्जत के लिए लड़ते हैं और बाकी उसे समझाएगा कि ये लड़ाई उसे अपनी प्राइड बचाने के लिए लड़नी होगी। अब बाकी लगातार पिकल के चेहरे पे किक मारने लगता है। वो उसकी गर्दन जकड़ के ये कहता है कि वो यहाँ उसे मारने नहीं आया है, ना ही वो खुद मरने आया है। तभी पिकल हाई जंप मार के छत की ओर पहुंच जाता है और वहां से बाकी को लेके नीचे कूद पड़ता है। सभी वहां ये देख के सोचते हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई से कूदने पर उनका क्या हाल होगा। दोनों जमीन में जा गिरते हैं। बाकी के अंदरूनी ऑर्गन्स बुरी तरह घायल हो गए थे पर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो बिल्कुल ठीक है। अब पिकल उसकी हालत देख हाथ जोड़कर दुआ करने लगता है। अपने अपोनेंट को उसके लिए दुआ करते देख बाकी अपमानित महसूस करता
करता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो साबित कर देता है कि उसकी प्राइड उसके दर्द से भी कहीं ज्यादा मायने रखती है। उसके फेफड़े बुरी तरह टूट चुके थे और वो मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था। बाकी किसी तरह चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वो उसके लिए दुआ करना बंद करे और आके उससे मुकाबला करे। पिकल लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और तेजी से पंच उसकी तरफ लाते हुए रोक देता है और फिर हल्के से उसे पंच करके अपमानित करता है। वो बार बार ऐसा करता है। तोकुगावा ये देख कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वहाँ मौजूद अनुभवी फाइटर्स समझ गए थे कि पिकल क्या करने की कोशिश कर रहा है। पिकल ने बाकी के सबसे वीक पॉइंट को निशाना बनाया था। बाकी अब वापस लौट छत की तरफ चढ़ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि वो कमजोर है और वो पिकल से लड़ने के लायक नहीं है। तोकुगावा, हानियामा और रेत्सुके होश उड़ जाते हैं कि बाकी अपनी जान दे रहा है और फिर बाकी ऊपर से कूद पड़ता है। अब सब ये देख के चौंक जाते हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बाकी एक बार फिर जिंदा बच गया है। बाकी अब खड़ा होता है और कहता है कि वो जानता है पिकल उससे पहले से इस धरती में कई मिलियन सालों से है, पर उसे पिकल की दया की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। बाकी के पैर कांप रहे थे और पिकल ये देख के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अक्सर कीड़े मरने का दिखावा करते हैं ताकि उन्हें मरावा समझकर कोई खाए ना, और यहाँ बाकी ने वही सेम चीज दोहराई है जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा था। और फिर से कूदकर उसकी बॉडी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है और वो अब ठीक होने का दिखावा कर रहा है। अब बाकी तेजी से एक पंच मारता है और तोकुगावा हैरान हो जाता है कि उसका पंच मिस हो गया, लेकिन कुछ ही पल में पिकल अचानक जमीन पर गिर जाता है। सब ये देख के चौंक जाते हैं। अब पिकल खड़ा होता है और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। हानियामा ये देख के रेत्सु से इस बारे में पूछता है, जिस पर रेत्सु बताता है पिकल की बॉडी इतनी मजबूत है कि उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता, और इस बात को बाकी समझ गया होगा कि कोई भी डायरेक्ट पंच और किक उसका दिमाग नहीं हिला सकती, इसलिए उसने नई चीज आजमाई है और स्किन की पहली लेयर का यूज कर उसने पंच से उसकी ठोड़ी को छुआ। ये टेक्निक बॉक्सिंग रिंग में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। इसमें पंच की स्पीड देख के ऐसा लगता है कि बॉक्सर का पंच मिस हो गया, लेकिन जो इसके हत्थे आ गया वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। रेत्सु समझाता है स्किन की पहली लेयर जब जबड़े को रगड़ते हुए जाती है, ये हमला इतना ही तेज होता है कि पूरा जबड़ा हिल जाता है और उतनी ही तेजी से उस इंसान का दिमाग भी हिलने लगता है। बाकी ने अपनी स्किन की पहली लेयर का यूज करके पिकल को नुकसान पहुंचाया और उसके हर हमले के साथ पिकल का दिमाग उतनी ही तेजी से हिलने लगा, और ये उसका पहला अनुभव था जिस वजह से वो चक्कर खा के गिर गया। बाकी के इस मूव के कारण पिकल के पांव कांपने लगते हैं, पर वो फिर भी डर के नहीं भागता। पिकल ने अपने युग में कई खतरनाक जानवरों का सामना किया और वो मरने से कई बार बचा है। उसने हर मुश्किल का डट के सामना किया, लेकिन उसने आज तक भागना नहीं सीखा। इस युग में भी कई फाइटर उससे लड़ने आए जो कि एक से बढ़कर एक थे, पर यहाँ भी उसने हर दर्द का सामना किया। पर इस बार उसने कुछ नया अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। वो 2 बार खड़े खड़े गिर गया। पिकल इस तरह का आज तक कुछ नहीं कर पाया जो बाकी ने कर दिखाया है, और ये विशाल जंगली आज कहीं ना कहीं इस छोटे से बच्चे के सामने कमजोर पड़ गया। बाकी फैसला करता है अभी वो पिकल पे सीधा हमला नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार ऊंचाई से गिरने के बाद वो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। बाकी अपनी बॉडी को पूरी तरह लूज छोड़ उसे लहराने लगता है। रेत्सु समझ जाता है बाकी क्या करने वाला है, और वो अफसोस करता है कि ये चीज उसने क्यों नहीं सोची जब वो पिकल से लड़ रहा था। अब वो एक करारा चाटा पिकल की बैक पे मारता है, जिससे वो दर्द से कराने लगता है। तोकुगावा हैरान हो जाता है कि उसकी बैक में बाकी के हाथ का निशान छप गया है। रेत्सु समझाता है इस घातक मूव का नाम व्हिप स्ट्राइक है, और सामने कोई भी अपोनेंट हो, यूजिरो हानमा या फिर कोई भी बच्चा, ये उतना ही दर्द देती है। इस मूव को जापानीज नाम के कूडो आर्ट में सिखाया जाता है और कुंफू में से कोलंबस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस मूव में अपनी हर मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और सारे बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ा जाता है। बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ने से हाथ और पैरों का वजन बढ़ जाता है, और आखिर में चेहरे से जब सारी टेंशन खत्म हो जाती है तो बॉडी एक चाबुक बन जाती है, और फिर अपोनेंट का वीक स्पॉट मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा निशाना शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, जिसे हमारे हाथ जो कि चाबुक बन चुके हैं दर्दनाक दर्द देते हैं। रेत्सु आगे बताता है अगर वो हानियामा को पंच मारे तो उसके मजबूत शरीर को दर्द कम और एक बच्चे के कमजोर शरीर को ज्यादा दर्द होगा, पर अगर वो इसकी जगह थप्पड़ मारे तो दोनों को ये दर्द बराबर महसूस होगा। अब पिकल अपना बचाव करने लगता है और उसी पोज में आ जाता है जिससे उसने रेत्सु को हराया था। बाकी अब कोकीकैन कुंफू स्टाइल का यूज करता है, जिसमें टाइगर की ताकत द्वारा लड़ा जाता है। रेत्सु समझ नहीं पाता ऐसे समय पर बाकी कुंफू का यूज क्यों कर रहा है। अब बाकी अलग अलग जानवरों के कुंफू फॉर्म लेता है। रेत्सु ये देख के चौंक जाता है बाकी ने आखिर में ट्राइसेराटॉप्स की फॉर्म ले ली है। पिकल ये देख के असमंजस में पड़ जाता है। बाकी जो कि उससे साइज में आधे से भी ज्यादा छोटा है, अचानक उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसका सबसे ताकतवर और खतरनाक दुश्मन उसके सामने खड़ा है। बाकी का छोटा सा शरीर अचानक से बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया, और ये देख के सब सोच में पड़ गए कि 2 मीटर लंबा आदमी भी ऐसा फॉर्म नहीं ले सकता। बाकी अब उड़ने वाले डायनासोर और फिर टीरेक्स में अपना फॉर्म बदलता है। ये देख पिकल के पसीने छूटने लगते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी नजरों में बाकी इस धरती का अब तक का सबसे खतरनाक जानवर बन गया था। बाकी अब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ के मोड़ डालता है। पिकल को ऐसा लगता है जैसे ये दर्द उसे टीरेक्स के हमले से मिल रहा हो। वो सीधा जमीन में जा गिरता है।
बाकी अब सामने से हमला करता है। पिकल जमीन से पैरेलल पोज बनाता है जो कि नामुमकिन है और 1 सेकंड से भी कम समय में बाकी पे टूट पड़ता है। रेत्सुइज 1 सेकंड को एक्सप्लेन करते हुए बताता है पिकल अपने जमाने में इसी तरीके से अपने दुश्मनों का सामना करता था। कई बार वो पेड़ों का सहारा लेता था और कई बार बड़े पत्थरों का। बाकी का वजन 70 किलो के आसपास है और खुद 100 किलो का होके भी वो पिकल को रोक नहीं पाया, तो बाकी से कैसे रोक पाएगा। रेत्सु हैरान होता है उस 1 सेकंड में उसे इतने सारे ख्याल कैसे आ गए। वो एग्जाम्पल देके समझाता है जैसे एक स्वादिष्ट करी और राइस का निवाला लेते वक्त मुंह में तीखा, नमकीन, खट्टा और थोड़ा मीठा सा, साथ ही उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसके मसाले और हर चीज के बारे में अगर वो समझाने बैठे तो उसे करीब 10 मिनट लग जाएंगे, पर उसे 1 सेकंड से भी कम लगेगा इसका टेस्ट समझने में। रेत्सु आगे बताता है बाकी ने उसके अटैक को डॉज नहीं करा बल्कि उसके पूरे बल का सामना किया, लेकिन पिकल जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से वो हवा में उड़कर एरिना के बाहर जा गिरा। बाकी ने उस समय ऐसा मूव किया जैसे वो कोई मक्खी को उड़ा रहा हो और ऐसा मूव किसी भी मार्शल आर्ट्स में नहीं है। हानियामा आगे बताता है कोई भी चीज जो तेजी से आगे बढ़ती है वो एक छोटी सी फोर्स से भी डायरेक्शन बदल सकती है। एक गोली जब चलती है तो वो किसी भी बॉडी पार्ट से बाहर आ सकती है, उसकी डायरेक्शन हमारे ऑर्गन से भी लगकर बदल सकती है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक गोली ने पत्ते में लगकर अपनी डायरेक्शन को बदला है। अब बाकी पिकल के सामने चारों तरफ अपनी निशानी छोड़ उसके इलाके को अपना इलाका बना देता है। ये देख के पिकल भड़क जाता है। बाकी पिकल के करीब जाता है और पिकल उसे मारकर जमीन में पटक देता है। पिकल लगातार उसके चेहरे पे वार करने लगता है और बाकी उसके वार को ब्लॉक करता है। जैसे ही बाकी खड़ा होता है पिकल उसे जोरदार पंच मार के हवा में उड़ा देता है। बाकी को महसूस होता है पिकल की ताकत बिल्कुल बिस्किट ओलिवा मिस्टर अनचेन की तरह है और जब ये दोनों फाइटर लड़ेंगे तो इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी लिखी जाएगी। और अगर बात हानियामा की हो तो उसकी ताकत भी पिकल की जैसी है। हानियामा भी सामने से उस पर वार करेगा क्योंकि पीछे से वार करना उसने सीखा ही नहीं है। और अगर बात ओवर की जाए तो उसके लड़ने का तरीका भी इसके जैसा है। और अगर दोनों की लड़ाई हो तो आखिर में कौन जीतेगा। लेकिन इन बातों से ध्यान हटाकर बाकी हानियामा भी ये सोचता है वो पिकल को किस तरह से रोकेगा। बाकी के मन से आवाज आती है उसने अपनी जिंदगी के 18 साल बहुत मेहनत करके गुजारे हैं और वो अब तक सिर्फ जीतने के लिए ही जिंदा रहा है। वो धरती के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हानमा के कदमों पे चलता आया है, पर अचानक ये कैसे हो गया। क्या वो अभी भी यूजिरो हानमा से लड़ने की वजह ढूंढ रहा है, लेकिन वो अपने फादर से उसकी माँ का बदला लेना चाहता है और इस बात को करीब 4 साल हो गए हैं। बाकी का मन दुविधा में है कि वो उनसे नफरत करता है या फिर उनकी इज्जत, पर वो उनकी इज्जत आखिर क्यों करेगा। लेकिन एक चीज है जिसे बाकी चाह कर भी नहीं झुकला सकता, वो है यूजिरो हानमा की ताकत। बाकी बताता है कि उसके फादर में एक फाइटर के रूप में किसी भी चीज की कमी नहीं है और उसने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए उसने अपने फादर की बैक कॉपी करने की कोशिश करी है। ये ताकत और तेजी उसे उनकी वजह से ही मिली है और इसी वजह से वो पिकल के हर वार को डॉज कर पा रहा है। पिकल बाकी की तेजी देख हैरान होता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो उसके आर पार चले जाता है। पिकल को याद आता है जब वो एक बार तितली खाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब काफी प्रयत्न करने पर भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं जो उसके शरीर के अंदर से गुजर सकती हैं। एक मशहूर कराटे फाइटर ने एक बार ये कहा था कि मैंने कई पंचेस का सामना किया है, कई किक्स का सामना किया है, मुझ पर कोनी, घुटना और सर से वार किया गया है, यहाँ तक कि स्टील के पाइप, पत्थर और चाकू से भी। मैंने आखिरी चंद सेकंड पर हर उस हमले से खुद को बचाया है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने एक विचित्र चीज महसूस की। वो अपने अपोनेंट के शरीर के बीच से निकल गए और जाहिर सी बात है ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अपने अपोनेंट के साथ लंबा समय बिताने के बाद उन्होंने पाया कि उनके अपोनेंट के चक्कर लगाने पर उसे डिफेंड करने में काफी समय लगता है और तब उन्हें अपनी इस ताकत का अंदाजा हुआ। बाकी की फाइट को देख रेत्सु खुद से सवाल करता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है जो आज बाकी कर रहा है। क्या वो तीनों दिग्गज फाइटर ऐसा कर सकते हैं जो आज बाकी ने किया है। पिकल के लाख पंचेस मारने पर भी बाकी को एक भी पंच नहीं लगता। बाकी अब पूरी जान लगाकर उसके सबसे नाजुक हिस्से में पंच मारता है। पिकल पहले ही अंदाजा लगा लेता है ये दर्द भयानक होने वाला है। जब भी हमारे पैर की छोटी उंगली का कोना लगता है या हमारे सोलर प्लेक्सिस पर कोई किक करता है तो असली दर्द शुरू होने से पहले हमें सोचने का वक्त मिलता है, जिसमें हमारा दिमाग किसी भी हमले से होने वाले दर्द का अंदाजा लगाता है और फिर हमें दर्द उतना ही होता है जितना हमारे दिमाग ने अंदाजा लगाया है। यानी असल दर्द का एहसास हमें हमारा दिमाग ही कराता है। और इस मूव को पिकल पिछले 2 बैटल में झेल चुका है और ये दर्द दुनिया का सबसे खौफनाक दर्द है क्योंकि उसका दिमाग इसे पहले भी महसूस कर चुका है। और असल में ऐसा ही होता है, पिकल दर्द से कराने लगता है और जमीन में गोल गोल घूम तड़पने लगता है। पिकल अब अपनी फाइनल फॉर्म में आता है। बाकी की नजर उसके जख्मों पे जाती है जो कि काफी बड़े और तिरछे आकार के थे। सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं ये टी-रेक्स के जबड़ों के निशान है और वही इकलौता ऐसा बंदा है जो टी-रेक्स के जबड़े से बचकर निकला है। तीनों की आंखों में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो तालियां बजाने लगते हैं। अब पिकल अपने जॉइंट्स की पोजीशन बदलकर अपने साइज को और बड़ा बना लेता है जो कि उसकी फाइनल फॉर्म है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। पिकल एक जोरदार पंच मारता है पर बाकी अपनी जगह से नहीं हिलता। बाकी कहता है ये हमारी टेक्निक्स है जो इवोल्यूशन के साथ हम इंसानों ने सीखी है और मार्शल आर्ट्स की खोज हमारे युग ने की है। पिकल
पिकल के पास मजबूत हड्डियां, ताकतवर मसल्स और भारी वजन होने के बाद भी बाकी उसके हर मूव को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्निक्स और स्किल्स हैं और इन्हें वो बचपन से सीखता आ रहा है और इसे उसने अपनी रग रग में बसा लिया है। बाकी को पिकल के पंजों के साथ रेत्सु, उसके नुकीले दांतों के साथ कात्सुमी और उसके सींग के पास जैक दिखाई देता है, जैसे तीनों उस पिकल की मदद कर रहे हो। अब लड़ाई का अंत करीब आता है और पिकल उस पे पूरी ताकत से वार करने के लिए बढ़ता है। बाकी को अब जल्दी ये फैसला करना है कि वो पहले उस पे हमला करे या फिर बचने की कोशिश करे। बाकी अपने अपोनेंट की चाल को देख उस पर काउंटर अटैक करता है। रेत्सु बताता है असली काउंटर अटैक वो होता है जिसका असर दिल पे होता है। जब हमारी बॉडी अटैक पे फोकस करती है तो हमारा जबड़ा पूरी तरह खुल जाता है और गर्दन की मसल ढीली हो जाती है और उस वक्त कोई जबड़े पे हमला करे तो एक झटका लगता है और 10 सेकंड से पहले खुद को होश में ला पाना मुश्किल है। पिकल जैसा मोटी गर्दन वाला इंसान भी जब अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन एक बच्चे की गर्दन जितनी नाजुक होती है। जब कोई अटैक करने आए और उसको पंच मारा जाए तो उसकी दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। बाकी इसी मौके का फायदा उठाकर लगातार उसे तेजी से पंच मार पा रहा था। पिकल का शरीर और उसकी ताकत उसके किसी काम नहीं आती और वो घबरा के बस अपने आप को डिफेंड करने लगता है। बाकी की लाइटनिंग स्पीड पंचेस को पिकल झेल नहीं पाता और सीधा उड़ते हुए जमीन में जा गिरता है। बाकी उसके सामने अपने दोनों फिस्ट आगे बढ़ाता है और पिकल समझ जाता है वो उसे लड़ने के बजाय जोर आजमाना चाहता है। असल में बाकी ये देखना चाहता था क्या वो अकेले स्टेमिना से उसे हरा सकता है। दोनों अपनी ताकत का बराबर जोर लगाते हैं और अंत में रोता हुआ पिकल इस चुनौती को जीत जाता है। तोकुगावा रेत्सु से सवाल करता है लड़ाई का आखिर विजेता कौन है, जिस पर रेत्सु बताता है उसके मुताबिक पिकल अभी बाकी को मारना चाहे तो मार सकता है, पर वो अपनी जगह से उठना नहीं चाहता, इसलिए पिकल इस लड़ाई को जीत चुका है। दूसरी तरफ हानियामा इस बात से सहमत नहीं होता क्योंकि कमजोर लोग ही पैतरे आजमाते हैं ताकि ताकतवर को हरा सके, इसलिए कमजोरों का हथियार ही पैतरा आजमाना है। पिकल के पास बड़ा शरीर और ताकत है, फिर भी उसने पैतरों का सहारा लिया और ये एक अनरिटन रूल है। जो लोग ऐसी ताकत के साथ पैदा होते हैं उन्हें ऐसी ट्रिक्स यूज करने का हक नहीं है, इसलिए उसके लिए बाकी ही असली विजेता है। रेत्सु का मार्शल आर्ट्स में यकीन है और हानियामा का मैस्कुलिनिटी में। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पिकल अब खड़ा होता है और उस एरिना को छोड़ वहां से चले जाता है। अब एक बिल्डिंग के ऊपर पिकल अकेला बैठकर शहर का नजारा देख रहा होता है। बाकी वहां आता है और कहता है उसे पता है जब वो दुखी होता है तो यहाँ आकर इस सुंदर नजारे को देखता है, क्योंकि ये उसे उसके जमाने की याद दिलाते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करता था। बाकी भी उसके साथ बैठ के इस नजारे का आनंद लेता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी के एक होटल में बैराक ओबामा यूजिरो से मुलाकात करता है। ओबामा बताता है रोनाल्ड रीगन द्वारा शुरू की गई संधि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसे हर प्रेसिडेंट को साइन करना होगा दी ओगर के साथ, यानी यूजिरो हानमा। इस राज के बारे में उसे पिछले हफ्ते ही पता चला है। यूजिरो उसे बीच में टोकता है और अपना काम जल्दी निपटाने को कहता है। ओबामा उससे माफी मांगता है और शपथ लेना शुरू करता है कि वो वादा करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा मास्टर यूजिरो से अच्छे रिश्ते बनाकर रखेगा। वो उसकी इज्जत करेंगे और वो चाहे कुछ भी करे वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और इस वादे से वो किसी को भी मुकरने नहीं देगा। और वो ईश्वर की शपथ खाता है कि वो यूजिरो के साथ दोस्ती पूरी वफादारी के साथ निभाएंगे। ओबामा यूजिरो के सामने एक कोयला रखता है और कहता है यूजिरो को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने हाथों से इसे तोड़कर हीरे को निकाले। यूजिरो उस कोयले को पकड़ अपनी मुट्ठी को ग्लास की टेबल में रगड़ कर उसे बीच से काट डालता है और कहता है ये हीरा नकली है। दूसरी ओर हर जगह हर देश में यही चर्चा हो रही है कि पिकल के साथ क्या किया जाए, इसलिए वोट के द्वारा इसका फैसला किया जाता है। कैप्टन और प्रोफेसर पेन इस बारे में चर्चा करते हैं। जनता द्वारा 1000 वोट के फर्क से उसे वापस रॉक सॉल्ट में डालने का फैसला किया गया है। इससे ये पता चलता है इंसानियत के नाम पे सब बेवकूफ हैं। वहीं पिकल लैब से भाग जाता है और कैप्टन और प्रोफेसर पेन के सामने आकर उन्हें चौंका देता है। वो पहली बार उनकी भाषा बोलकर ये बताता है कि वो कैप्टन का शुक्रिया करने आया है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया है, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट छोड़कर जा रहा है। और इसके बाद पिकल हमेशा के लिए टोक्यो में गायब हो गया।